बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए, जो कक्षा 7वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और बच्चों, आपको मालूम है कि आपकी सामाजिक विज्ञान कितनी पुस्तकें हैं? 3 पुस्तकें हैं। जैसे जो आपकी 3 पाठ्य पुस्तक आपको मिली होंगी। पहली क्या है आपकी, हमारा अतीत 3, जिसे इतिहास कहा जाता है। दूसरी पाठ्य पुस्तक मिली है आपको हमारा पर्यावरण, जिसे भूगोल कहा जाता है। और तीसरी पाठ्य पुस्तक क्या मिली है आपकी, सामाजिक राजनीतिक जीवन 2। तो इस प्रकार से आपको 3 पाठ्य पुस्तकें मिली और इन तीनों पाठ्य पुस्तकों को मिला के आपको जो सामाजिक विज्ञान की एडगेट अभ्यास पुस्तिका बनाई गई है, इसमें आपको तीनों विषय सम्मिलित हैं। आपको स्टार्टिंग में क्या दिया है, भाग 1 इतिहास के अध्याय दिए हैं, उसके बाद आपके भूगोल के अध्याय दिए हैं, उसके बाद आपके सामाजिक राजनीतिक जीवन के दिए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 का जो अध्याय 8 बताएंगे, अध्याय 8 अंतिम अध्याय बताएंगे। अब आप कहेंगे कि सर आप अंतिम अध्याय बता रहे हैं, तो बच्चों इसके पहले हमने आपको 1 अध्याय से 7 अध्याय तक और जो आपके तीनों विषय के अध्याय बता चुके हैं। और आज हम जो कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान का अंतिम अध्याय यानी इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका का अंतिम अध्याय बता रहे हैं। आप यदि हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में को सब्सक्राइब करके और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अध्याय 8, बाजार में एक कमीज। इसका प्रश्न नंबर 1 है, दादन व्यवस्था संबंधित है। जो दादन व्यवस्था है, व्यवस्था संबंधित किससे संबंधित है? ए नंबर, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। बी नंबर, व्यापारियों के आर्डर लेना। सी नंबर, तैयार कपड़े को शहर में व्यापारियों के पास ले जाना। और डी नंबर, बुने हुए कपड़े का भुगतान करना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, निर्यातक का संबंध है। निर्यात यानी किसी चीज़ को भेजना, आयात यानी लाना, यानी जो एक देश से दूसरे देश में जो वस्तुएं भेजी जाती है उसे निर्यातक कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। पहला है बाजार में माल बेचना, मॉल में माल बेचना, विदेशों में माल बेचना और साप्ताहिक बाजार में माल बेचना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, विदेशों में माल बेचना क्या कहलाता है, निर्यातक का संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, संसार में के सबसे विशाल कपड़ा बाजारों में से एक भारत के किस राज्य में स्थित है? ए नंबर उत्तर प्रदेश, बी नंबर तमिलनाडु, सी नंबर महाराष्ट्र और डी नंबर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का बाजार किस सामग्री के विक्रय के लिए प्रसिद्ध है? ए नंबर सब्जी, बी नंबर कपड़ा, सी नंबर मछली और डी नंबर मसाला। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर कपड़ा। अगला प्रश्न है, स्वप्ना अपने खेत में उगाती है। ए नंबर गेहूं, बी नंबर कपास, सी नंबर सब्जी और डी नंबर गन्ना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कपास। स्वप्ना अपने खेत में क्या उगाती है? कपास उगाती है। इस प्रकार से बच्चों ये आपके 5 सही विकल्प दिए थे जो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6वां। और प्रश्न नंबर 6 से आपके क्या किस टाइप का प्रश्न है ये? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए से लेके डी तक प्रश्न दिए, इनमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जिसका ए नंबर का प्रश्न क्या है, कपड़े बनाने वाले कारीगरों को खालिस्तान कहते हैं। तो आपके आंसर में आ जाएगा बुनकर। कपड़े बनाने वाले कारीगरों को बुनकर कहते हैं। अगला प्रश्न है बी नंबर का, बिजली चालित करघे खालिस्तान कहलाते हैं। तो जो बिजली चालित करघे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पावर लूम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पावर लूम। तो आपके खालिस्तान क्या आ जाएगा? पावर लूम। अगला प्रश्न है, बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही खालिस्तान करते हैं। तो आपका खालिस्तान में आ जाएगा व्यापार। बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक खालिस्तान कमाया। जो विदेशी व्यवसायी थे उन्होंने बाजार में आकर अधिक क्या कमाया? मुनाफा यानी फायदा कमाया। यहाँ पे खालिस्तान क्या आ जाएगा? मुनाफा। अगला प्रश्न है, कपास के फल जिनमें रुई भरी होती है उसे क्या कहते हैं? तो आप उत्तर बता देंगे, कपास के फल जिसमें रुई भरी होती है उसे डोडे कहते हैं। क्या कहते हैं? डोडे कहते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, जो मुनाफा शब्द का आशय है। प्रश्न नंबर 8 क्या है, मुनाफा शब्द का क्या आशय है? उत्तर देखिए, जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि मुनाफा कहलाती है। जैसे हमने किसी वस्तु को खरीद के लाए और उस वस्तु को हमने बेचे। जैसे हमने किसी वस्तु को 50 रुपये में खरीद के लाए और उस वस्तु को हमने कितने में बेचे? 40 रुपये में बेच दिए। तो 50 में से 40 घटा तो बचे कितने रुपये? 10 रुपये। तो 10 रुपये क्या कहलाएगा? आपका मुनाफा कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, बुनकर क्या काम करते हैं?
उत्तर देखिए, बुनकर लोग अपने गांव में कपड़े तैयार करते हैं। बुनकर व्यापारियों से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। स्वप्ना को अपनी रुई स्थानीय व्यापारी को बेचने से क्या हानि हुई? उत्तर देखिए, स्वप्ना को अपनी रुई स्थानीय व्यापारी को बेचने से कम मूल्य प्राप्त हुआ क्योंकि स्वप्ना ने स्थानीय व्यापारी से उचित ब्याज दर पर कर्ज लिया था। यह आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। क्या है प्रश्न नंबर 11? दादन व्यवस्था को समझाइए। उत्तर देखिए इसका, कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं। देखिए, कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए बुनकर व्यापारी से क्या लेते हैं? सूत लेते हैं और उन्हें तैयार कपड़ा देते हैं। यह व्यवस्था दादन व्यवस्था कहलाती है। दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? बुनकरों के लिए सहकारी संस्थाएं क्यों स्थापित की गई हैं? प्रश्न क्या है? बुनकरों के लिए सहकारी संस्थाएं क्यों स्थापित की गई हैं? उत्तर देखिए, दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी संस्थाएं स्थापित की गईं। एक सरकारी संस्था में लोग इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। बताइए, क्या एक बड़ा बाजार सबको लाभ पहुंचा सकता है? प्रश्न नंबर 13 क्या है? बताइए, क्या एक बड़ा बाजार सबको लाभ पहुंचा सकता है? उत्तर देखिए, एक बड़ा बाजार सबको लाभ नहीं पहुंचा सकता क्योंकि बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि एक बड़े बाजार में या धनवान और शक्तिशाली लोग ही सर्वाधिक लाभ उठा सकते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? कपास मंडी से धागा बनने तक की कपास की यात्रा को समझाइए। उत्तर देखिए इसका, कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। इस कपास को मिलें खरीद लेती हैं। देखिए क्या होता है, कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है, इस कपास को मिलें खरीद लेती हैं। इसके बाद मिलें कपास से बीज हटाती हैं और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती हैं। सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। इसके बाद सूत काटने की मिलें कपास से धागा बनाती हैं। फिर ये मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती हैं। इस प्रकार से कपास मंडी से धागा बनने तक की कपास यात्रा को आपको हमने बताया। ये आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। बुनकरों की क्या क्या समस्याएं होती हैं? प्रश्न नंबर 15 क्या है? बुनकरों की क्या क्या समस्याएं होती हैं? उत्तर देखिए, बुनकरों की निम्नलिखित समस्याएं होती हैं। नंबर 1, बुनकर कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए व्यापारियों पर निर्भर होते हैं। नंबर 2, व्यापारी बुनकरों को ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वह बहुत कम मूल्य देते हैं। तीसरा, बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वह किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। इस प्रकार से ये जो बुनकरों की समस्याएं थी वो आपको हमने बताया। इस प्रकार आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? बाजार में लाभ के आधार पर असमानता कैसे दिखाई देती है? उत्तर देखिए, विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सकते थे। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसान और बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम। इस प्रकार बाजार में असमानता दिखाई देती हैं। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट होता है और इस प्रश्न के साथ ही आपका सामाजिक राजनीतिक जीवन का पार्ट 8 कंप्लीट होता है। और इस पार्ट के साथ ही आपकी कक्षा 7वीं के सामाजिक विज्ञान के तीन विषय कौन कौन से हो गए आपको 3 पाठ्य पुस्तकें मिली। तीनों पाठ्य पुस्तकों के अध्याय हमने कंप्लीट कर चुके हैं।
इन अध्यायों को आपको देखना है तो आपको हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वहाँ पे हमारी जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में जाके आप इन सभी अध्यायों को देख सकते हैं। यदि आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को या सभी वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।